हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं पंकज देवटिया। आपने जो पिछले वीडियो में जो साथ दिया था वो तारीफ़ काबिल था। दोस्तों, आपका सहयोगी मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ तक कि आपका सहयोगी मेरा प्रयास है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक नया टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ, पिछले वीडियो में जो मोटिवेशनल था उसी तरह इस वीडियो में भी आपको एक मोटिवेशनल मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अपनी कहानी हम खुद लिखेंगे। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मैं पंकज देवटिया हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास हमारी रहेगी सभ्यता की। किसकी रहेगी? सभ्यता एक तरह का हमारा इतिहास जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभ्यता एक तरह से आप मानो तो पुरानी जो सभ्यताएं थी, यहाँ तक कि हमारा इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत है। तो इतिहास जो हमारे लिए है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इतिहास को जानने से पहले हमें सभ्यता जाननी होगी। तो सभ्यता को फ्रेंड्स 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? चलो शुरुआत करते हैं। पहला भाग आता है दोस्तों आता है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग आता है हमारा पूरा पाषाण काल। ओके, नेक्स्ट आता है मध्य पाषाण काल। ओके, तीसरा जो आता है उसे हम नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल का। हम पूरा पाषाण क्यों? पूरी जो सभ्यता जो है उसका आयु की
सभ्यता की जो आयु काल मानी जाए कि कितनी वर्ष पुरानी है, क्या क्या हुआ होगा सभ्यता के अंदर, हम हर एक वो चीज़ जानेंगे आज। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूं आपको कि जो सभ्यता का जो पूरा पाषाण काल, वैसे पूरा पाषाण की न मानकर हम ओवरऑल सभ्यता की माने तो C14 जो आता है कार्बन डेटिंग पद्धति, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति, इससे हम किसी भी सभ्यता से या किसी भी वस्तु का हम कार्यकाल जान सकते हैं। तो C14 जो पद्धति है उसके अनुसार हर एक इतिहासकार वो 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व मानता है, ईसा पूर्व मानता है। लेकिन जब अनुमानित माने हम, अगर हम अनुमानित माने कि ओवरऑल सभ्यता की किस हिसाब से, तो 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक तीनों सभ्यताओं का जो हमने पार्ट बांटा था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, उन तीनों का इसी कार्यकाल के अंदर माना जाता है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल की जो बात करते हैं, पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की हम जब बात करते हैं तो 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है। 30 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच तक माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल के अंदर क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल के अंदर आपको बता दूं, एक तो आखेट का आविष्कार हुआ। आखेट का आविष्कार होने के बाद में 2 नंबर इसके अंदर एक आग का आविष्कार भी हम मान सकते हैं, आविष्कार हुआ था, न कि इसमें प्रयोग हुआ था। तो ये पूरा पाषाण काल के अंदर 2 चीज़ें हुई थी। चलो नेक्स्ट करते हैं हम मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की जो आयु था, मध्य पाषाण काल की जो आयु वर्ग था, मध्य मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसका आयु वर्ग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक इसका हम आयु वर्ग या इसका समय मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो
किस किस चीज़ का आविष्कार हुआ था, किस किस चीज़ की हमें जानकारी मिलती है इतिहास के अनुसार, या इतिहासकारों ने हमें किस किस तरह की जानकारियाँ दी हैं। मध्य पाषाण काल के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इसमें पशुपालन हुआ था। पशुपालन का आविष्कार हुआ था। आविष्कार क्या, सॉरी, पशुपालन करते थे उस मध्य पाषाण काल के लोग। और पशुपालन में एक कुत्ता जो था वो सबसे पहले इन्होंने पालतू बनाया था। ठीक है। 2 नंबर बात, इन्होंने चित्रकला का आविष्कार किया था। चित्रकला का आविष्कार मान सकते हैं। और 3 नंबर जो माने हम इसकी मध्य पाषाण काल में, तो इसके अंदर एक कुल्हाड़ी का भी इन्होंने आविष्कार कर लिया था। ठीक, ओके, थैंक्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंदर फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, इसका जो आयु वर्ग था नवपाषाण काल का जो आयु वर्ग था वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। 1000 ईसा पूर्व तक था। लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। वो क्या है? जैसे कि मान ले हम जैसे कि नवपाषाण काल के अंदर हम पहली बात, मनुष्य ने एक आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। आग का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था। 2 नंबर, मनुष्य ने एक स्थायी निवास बना लिया था, अपना स्थायी निवास करने लगा था। ठीक। 3 नंबर, एक जो हमारा पहिया होता है जो आजकल के लिए बहुत ही उपयोगी और फायदेमंद है, वो उस पहिए का आविष्कार कर लिया था इन्होंने, आविष्कार कर लिया था। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, 4 नंबर पॉइंट, इन्होंने कृषि का भी उपयोग करने लगे थे। कृषि का उपयोग करने लगे थे, कृषि का भी प्रयोग। और उसके अंदर सबसे पहले हमें गेहूं मिलता है। गेहूं का इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ये कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी शुरुआती। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं आज सबसे बेस्ट हम शुरुआत की। ये तो दोस्तों एक ट्रेलर था, अभी मेन चीज़ें तो बाकी हैं इस सभ्यता से जानने के लिए, और वो आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सभ्यता अर्थात दुनिया। ये दुनिया जो थी वो किस तरह से बसी, किस तरह से इसका पतन हुआ, किस तरह से इन्होंने जीवन यापन किया, वो हम सभी देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता, दुनिया जो थी वो सबसे पहले नदियों के किनारे रहने लगी थी। नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों के किनारे उनको पानी पीने के लिए था, और कुछ अपनी ज़रूरी जो सामग्री थी वो जुटा लेते थे। लेकिन उनकी ज़रूरी सामग्री थी क्या, वो हम भी जानेंगे। जैसे कि हम देखें, सबसे प्राचीन सभ्यता मानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे हम सुमेरियन सभ्यता भी बोल सकते हैं। सुमेरियन सभ्यता
दोस्तों ये सभ्यता कहाँ की थी, अनुमान पता लगाइए, बताइए हमें। दोस्तों ये सभ्यता थी ईरान की, ईरान की सभ्यता थी। और ये दजला फरात, दजला फरात नदी के किनारे स्थित थी। तो दोस्तों इस सभ्यता जो थी, सुमेरियन सभ्यता थी, इस सभ्यता का हम आयुकाल जाने, इस सभ्यता का हम अगर आयुकाल जाने तो इतिहासकारों के अनुसार हमारी इस सभ्यता का आयुकाल मिलता है 3500 ईसा पूर्व, अर्थात 5500 वर्ष पुरानी, 5500 वर्ष पुरानी ये सभ्यता थी। 5500 वर्ष पुरानी, अर्थात माना जाए तो सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता यही थी जो ईरान की सभ्यता थी। ओके, चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो चीन की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, वो सभ्यता कौन सी थी? चीन की जो सभ्यता है वो हवांग वो नदी के किनारे स्थित है। हवांग वो नदी, जो चाइना का इस तरह के नाम होते हैं फ्रेंड्स, बट आपको बता दूं मैं, जो चाइना की जो नदी थी वो 3000 वर्ष पुरानी थी। 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी, 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। तो फ्रेंड्स चीन की जो सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? चीन की जो नदी थी फ्रेंड्स वो थी पीली नदी के किनारे। पीली नदी जो थी उस नदी के किनारे चीन की सभ्यता हवांग वो थी, जो 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। ओके, चलो नेक्स्ट जो हम जाने तो मिस्र की सभ्यता भी जो पुरानी मानी जाती है। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की जो सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे स्थित थी। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जब जानते हैं, हम सभ्यताओं के अंदर जानते हैं, तो सबसे पहले बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता। ओके फ्रेंड्स, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी दोस्तों, उस सभ्यता के कुछ हम वो पॉइंट्स जानेंगे, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम आज। जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना हमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो टॉपिक है वो हर एक एग्ज़ाम के अंदर स्पेशल आती है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज की सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता हुई थी उसकी
ओवरऑल जो हमारी आयु है वो कितनी थी, क्योंकि हमें सबसे पहले तो इसका समय है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो ओवर सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता की ओवरऑल जो मानते हैं हम आयु काल मानते हैं, वो हर एक वैज्ञानिक अलग अलग मानता है, अलग अलग मानता है। लेकिन अगर कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार माने हम कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार माने तो 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 1300 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर हर वैज्ञानिक अगर अलग अलग मानता है तो क्या क्या मानता है वो जानते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट जो इतिहासकार है वो मानता है, जैसे मार्टिमर हीलर मार्टिमर हीलर क्या मानता है? वो मानता है कि इस सभ्यता का जो आयु काल था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक मानता है। ओके। इतिहासकार डीपी अग्रवाल क्या मानते हैं? डीपी अग्रवाल क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि इस सभ्यता की आयु काल थी वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व थी। 1750 ईसा पूर्व थी। और जो इतिहासकार थे जॉन मार्शल। इतिहासकार थे जॉन मार्शल। इतिहासकार थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल क्या मानते हैं? वो मानते हैं 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। मतलब हर जो इतिहासकार है वो अलग अलग मानता है, सभी की अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। ओके फ्रेंड्स, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि ये जो सभ्यता थी इसकी जो कुछ पॉइंट्स, जैसे कि इसका क्षेत्रफल कितना था, ये कहाँ कहाँ तक थी, कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, कौन कौन से इसके अलग अलग नाम आते हैं, वो हम सब जानने की कोशिश करते हैं आज। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम जाने, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका क्षेत्रफल कितना है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल हम जानने की कोशिश करें तो इसका जो क्षेत्रफल था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर मानते हैं। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका, जिससे लेकिन हर आपको अलग अलग गाइड के अंदर अलग अलग मिलता है। 1299, 600, या फिर आपको मिलेगा 1298 भी मिलता है कुछ में। मतलब हर गाइड में अलग अलग मिलने को मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता का हम कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। इससे पहले हम आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले पता कैसे चला।
सबसे पहले पता कैसे चला वो हम जानते हैं आज। 1856 की बात थी। 1856 में क्या हुआ था? 1856 की बात थी और 1856 में जॉन मार्शल, कौन, सॉरी, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन लाहौर से कराची तक, लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन का वो बिछा रहे थे। रेलवे जो लाइन थी वो बिछा रहे थे 1856 के अंदर। तो उनको जब पता है आपको, जब रेलवे लाइन का विस्तार करते हैं तो उसके अंदर कंकड़ पत्थर या ईंटों वगैरह की आवश्यकता थी। तो उस वक्त एक खंडहर मिला, जॉन बर्टन को एक खंडहर दिखाई दिया उस रेलवे लाइन के आसपास। तो उसने पता लगा कि ये रेलवे लाइन यहाँ कैसे, रेलवे लाइन यहाँ कैसे आई। तो उसने सरकार को सूचना दी और पता लगाने की कोशिश की। तो सरकार ने क्या किया कि 1861 के अंदर 1861 के अंदर 1861 के अंदर पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। पुरातत्व विभाग की स्थापना पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। जब पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में कर दी? पुरातत्व विभाग की स्थापना कनिंघम के नेतृत्व में कर दी। कनिंघम जो पुरातत्व विभाग का एक निर्देशक था, इसके निर्देशक कर दिया। अब हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, तो फ्रेंड्स सॉरी बट आपको क्लास लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। उत्तर जो पॉइंट है, एक दक्षिणी पॉइंट, ये पूर्वी पॉइंट, या पश्चिमी पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, अब तो उत्तर में ये सभ्यता जो थी, वैसे अगर ओवरऑल माने जाए तो ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्रों में फैली हुई थी। लेकिन जब इस सभ्यता का हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कहाँ कहाँ तक फैली थी वो जानने की कोशिश करें, तो उत्तर के अंदर जम्मू कश्मीर के मांडा क्षेत्र में, कहाँ पर? मांडा जो क्षेत्र है वहाँ तक फैली हुई थी ये सभ्यता। उत्तर के अंदर मांडा जो क्षेत्र है हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे वहाँ तक फैली हुई थी। ओके, दक्षिण के अंदर क्या था? दक्षिण के अंदर ये सभ्यता देमाबाद, कहाँ थी फ्रेंड्स? ये सभ्यता थी देमाबाद, देमाबाद। और देमाबाद कहाँ था? महाराष्ट्र के
अंदर था। महाराष्ट्र जो हमारा राज्य है वहाँ तक था, लेकिन दक्षिण में देमाबाद कौन सी नदी के किनारे तक थी? तो ये दोस्तों परवरा नदी के पास तक थी। ओके। पूर्व के अंदर जानने की कोशिश करें हम, तो पूर्व के अंदर पूरा नाम आता है, पूरा, जो एक यूपी का स्थान है हिडन नदी के किनारे। हिडन नदी के किनारे आता है। और पश्चिम में जो भाग देखा जाए दोस्तों, पश्चिम के अंदर ये सूत कांगेडोर यहाँ तक थी, जो बलूचिस्तान तक कौन सी नदी के किनारे थी? सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि ये कौन सी नदी के किनारे थी? तो वो थी हमारी दासक। ये दास्क नदी के किनारे फैली हुई थी। ओके। तो फ्रेंड्स, हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं आपको कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी आकृति काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि इसकी आकृति कैसी थी। तो दोस्तों, अगर माना जाए हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में देखें, तो उत्तर दक्षिण कुछ इस तरह से सभ्यता थी, इस तरह से जो सभ्यता थी। तो ये सभ्यता आपको किस तरह की नज़र आती है? त्रिभुजाकार सभ्यता थी, त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई ये सभ्यता थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ बेसिक जानने की कोशिश की है, लेकिन अगर मैं बताऊं आपको, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन बहुत ही अच्छी मानी जाती है कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता को हम नहीं जान लेते, इतिहास की शुरुआत हम नहीं कर सकते। तो अब हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका हम नामकरण करते हैं। नामकरण, तो नामकरण के अंदर जैसे जाना जाए, फर्स्ट नामकरण जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभी को पता है। सिंधु घाटी, कारण क्या है इसको सिंधु घाटी नाम क्यों मिला? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसको सिंधु घाटी मिला। दूसरा आता है सिंधु सरस्वती। सिंधु सरस्वती कारण सरस्वती नदी के किनारे स्थित होने के कारण। तीसरा हम मानना जाए जैसे हड़प्पा सभ्यता, तीसरा था इसका हड़प्पा सभ्यता, भी इसको हम मान सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक तरह की माना जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक तोरण द्वार था। तोरण द्वार बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा जो है वो उसको हम तोरण द्वार के रूप में भी जानते हैं। अब अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता है उसको हम अलग अलग वो मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, जैसे कि पूर्व हड़प्पा, ठीक। नेक्स्ट जो मानते हैं परी हड़प्पा भी बोलते हैं, परी हड़प्पा। तीसरा हम उत्तर हड़प्पा,
उत्तर हड़प्पा भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन इसको भी अलग अलग वो मानते हैं दोस्तों, इसका भी अलग अलग कार्यकाल माना जाता है। जैसे पूर्व हड़प्पा है, उसको हम 3500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व से लेकर के हम 2600 ईसा पूर्व तक जानते हैं। ओके, परी हड़प्पा है, उसको हम 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व मानते हैं। उत्तर जो हड़प्पा है वो 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक जानते हैं। तो दोस्तों, अगर बात हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, अन्य भी स्थान खोजे गए थे, लेकिन अगर हम जानने की कोशिश करें कि भारत में अब तक कुल कितने स्थान खोजे गए, तो फ्रेंड्स, भारत में अब तक जो स्थान खोजे गए हैं, अब तक स्थान जो खोजे गए हैं वो हैं 2800 स्थान अब तक खोदे जा चुके हैं और ऑल सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। लेकिन अगर हम जानना चाहें कि भारत के अंदर अब तक कितने स्थान खोदे जा चुके हैं, तो वो थे 917। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो 917 स्थान अब तक खोदे जा चुके हैं, जो हर राज्य से या हर अलग अलग स्थान पर अलग अलग इनका नाम होता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको दुनिया ने किस तरह से पहचानने की कोशिश की, किस तरह से दुनिया के सामने आई। जैसे सर जॉन मार्शल है, एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो हैं, उन्होंने इसको 1924 के अंदर 1924 में एक पत्रिका निकलती थी, द इलेस्ट्रेड। दोस्तों, नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम में की तरह से। द इलेस्ट्रेड लंदन न्यूज़ नामक पत्रिका थी, उसके अंदर इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन किया था। तो दोस्तों, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की हम और विशेषताएं जानने की कोशिश करें, तो वो कौन कौन सी रही हुई होगी। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता विशेषताएं जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा विशेषताएं। विशेषताएं कौन कौन सी थी। पहली विशेषता, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक। दूसरी, ये नगरीय सभ्यता भी थी दोस्तों। कांस्य युगीन और नगरीय दो अलग विशेषताएं मानी जाती हैं इसकी। लेकिन जब दोस्तों हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसके अंदर विशेषताएं तो थी, साथ में इसका जो एक अलग रहने की जो वो थी, वो क्या, इसका रहने का, इनके रख रखाव का जो तरीका था, वो बहुत ही शानदार माना जाता है कि आज तक ऐसी
कि उस प्राचीन काल में भी अगर इतना अच्छे तरीके से लोग रहते थे तो वो किस तरह से उन्होंने इस सभ्यता का आविष्कार किया, इन्होंने प्रचलन में ली। कितनी बार ये माना जाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो 7 बार उजड़ी और 7 बार उजड़ना का मतलब होता है दोस्तों इसका विकास, पतन होना। पतन हुआ और 7 बार ही इसका विकास हुआ। 7 बार इसका विकास हुआ और 7 बार ही इसका पतन भी हुआ था। वो पतन होने के अलग अलग कारण माने जाते हैं। कुछ इतिहासकार इसको महामारी का रूप दे देते हैं कि महामारी की वजह से, कुछ इतिहासकार इसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण माना जाता है। हर इतिहासकार अलग अलग मानता है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जान रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी विशेषताएं, हम जानना चाह रहे थे विशेषताएं जो थी इसकी वो कौन कौन सी थी। चलो स्टार्ट करते हैं। कांस्य युगीन और नगरीय सभ्यता मैंने आपको बता दी, लेकिन इस सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था। इस सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था। 2 भागों में बांटा गया। पहला दुर्गीकृत और दूसरा अदुर्गीकृत। पहला दुर्गीकृत, दूसरा अदुर्गीकृत। लेकिन जो अगर दुर्गीकृत भाग था दोस्तों, जो दुर्गीकृत भाग था वो पश्चिमी भाग था। कौन सा भाग था? पश्चिमी भाग था। और जो अदुर्गीकृत भाग था वो पूर्वी भाग था। क्या था? पूर्वी भाग था। लेकिन जब हम इसकी विशेषताएं जानते हैं तो इन्होंने की जो जीवन पद्धति थी उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका रख रखाव, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उसका व्यवहार, हम सब कुछ जानते हैं आज। तो जैसे कि माना जाए तो जैसे ये सभ्यता जो थी वो एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। सभ्यता जो थी एक व्यापार प्रधान सभ्यता मानी जाती है। व्यापार प्रधान सभ्यता मतलब कि सिंधु वासियों का जो व्यापार था वो एक वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय था। अर्थात ये जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो वस्तु विनिमय करते थे, वस्तु के बदले वस्तु। नेक्स्ट पॉइंट माने तो कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृसत्तात्मक थे। मातृसत्तात्मक थे। लेकिन आज के जो लोग हैं वो पितृसत्तात्मक हैं। हमारी जो फिलहाल जो वर्तमान की सभ्यता है वो पितृसत्तात्मक सभ्यता है। ओके। अगर दोस्तों हम माना जाए तो जो ये सभ्यता थी इसके मकान जो थे, इन सभ्यताओं के जो रहने के जो मकान थे वो ईंटों के बने हुए थे। ईंटों के मकान होते थे। ईंटों के मकान थे। घर का जो दरवाज़ा होता था इनका, घर का जो दरवाज़ा था, घर का जो दरवाज़ा होता था वो दोस्तों मुख्य सड़क पर
नहीं खुलता था, पीछे गली में खुलता था, मुख्य पर नहीं रहता था इनका। मुख्य पर न होगी कि पीछे की गली में रहता था, पीछे गली में था। कारण क्या था? शायद हो सकता था इनको शोर शराबा पसंद नहीं था, या फिर ये इनका एक रिवाज था, परंपरा रही होगी इनकी, तो वो अलग अलग मानते हैं। आज अगर माना जाए तो सबसे बड़ी जो शानदार पॉइंट माना जाए इनका, सिंधु घाटी के लोगों का, वो था कचरा पात्र का। कचरा पात्र इनके लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये, कि सड़क के किनारे कचरा पात्र भी रखते थे। कचरा पात्र सड़कों के किनारे रखते थे। और जो नालियाँ होती थी, नालियाँ जो होती थी वो लकड़ी से ढकी हुई होती थी, लकड़ी से ढकी हुई होती थी। और जो सड़क थी इनकी, वो एक समकोण आधारित थी। इस तरह से मतलब ये समकोण पर बनी हुई सड़कें होती थी। तो समकोण पर जो सड़कें बनी होती हैं उनको फ्रेंड्स ग्रिड प्रणाली बोलते हैं। ग्रिड प्रणाली, ग्रिड प्रणाली जो हमारे फिलहाल भी कुछ शहरों में देखने को मिलती है, जैसे जयपुर में मिल सकती है, चंडीगढ़ में भी देखने को मिलती है। तो अलग अलग शहरों में आज भी ये ग्रिड प्रणाली देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस सभ्यता की जो लिपि मानते हैं कि इन्होंने कैसे इस तरह से लिखाई करते थे, मतलब अपना जो बोलचाल का जो तरीका था इनका, जो रहन, वो किस तरह से, इसको हम सर्पिलाकार मानते हैं। कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं सर्पिलाकार इसकी लिपि थी, सर्पिलाकार लिपि थी। कुछ जिस तरह से गोमूत्राकार भी बोल सकते हैं इसको, गोमूत्राकार भी बोल सकते हैं, या फिर बहाव चित्रात्मक भी मानते हैं, बहाव चित्रात्मक भी मान सकते हैं। लेकिन जब इसकी ये सभ्यता थी, इस लिपि को इतिहासकार अपनी भाषा में एक नया नाम देते हैं, वो था बुस्टोफिडान। बुस्टोफिडान इसका नया नाम देते हैं, क्योंकि ये जो लिपि थी दोस्तों, वो दाएं से बाएं, दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, इस तरह से लिखी जाती थी। तो ये इतिहासकार अपनी भाषा में इसको नया नाम देते हैं। अब दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर देखें तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो अपना एक अलग ही विश्वास रखते थे, कि वो मानते थे कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यहाँ तक कि ये लोग, इस सभ्यता के लोगों के अंदर एक बलि प्रथा भी मौजूद थी, बलि प्रथा। यहाँ तक कि ये जादू टोना भी जानते थे, जादू टोना। ये जादू टोना के बारे में हम आगे और भी जानने का प्रयास करेंगे, ये क्यों करते थे, किस लिए करते थे, वो हम जानेंगे आगे। इस सभ्यता के अंदर आपको बता दें कि एक सती प्रथा के प्रमाण भी मिलते हैं, सती प्रथा का भी प्रमाण मिलता है, सती प्रथा का भी प्रमाण मिलता है इस सभ्यता के अंदर। और भी इस दोस्तों, इस सभ्यता के अंदर माना जाए तो इन मूर्ति पूजा का प्रचलन था, लेकिन मूर्ति पूजा का प्रचलन तो था, लेकिन दोस्तों इस सभ्यता के अंदर मंदिर नहीं मिला,
मंदिर नहीं मिला। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि मूर्ति पूजा का तो पता है लेकिन मंदिर ही नहीं मिला। इस सभ्यता के लोगों के अंदर एक सींग वाला जो पशु होता था, एक सींग वाला पशु था इस सभ्यता की। अब तो हम एक सींग वाला एक गैंडा मान सकते हैं उस वक्त का। वो सबसे पूजनीय था, सबसे पूजनीय पशु मानते थे इस सभ्यता के लोग। और अगर माना जाए हम तो इस सभ्यता के लोगों के अंदर काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो सभ्यता की जब खुदाई हुई थी, इस सभ्यता की जब हम खुदाई किए तो दक्षिण दिशा के अंदर एक कब्रिस्तान मिला जिसको इतिहासकार R37 इसका नाम देते हैं। और एक समाधि मिली जिसको HR नाम देते हैं। एक पश्चिम दिशा के अंदर एक विशाल टीला मिला, जो टीला मिला उसको भी इतिहासकार एक अलग ही नाम देते हैं। उसे बोलते हैं माउंट एफ। एक इस पश्चिमी टीले का नामकरण देते हैं। इस सभ्यता में और भी खुदाई के अंदर काफ़ी चीज़ें मिली, जैसे कि एक स्वास्तिक चिन्ह भी इस सभ्यता में देखने को मिला है। स्वास्तिक चिन्ह भी देखने होते हैं। दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह किस तरह का होता है मैं बता दूं आपको। तो इस तरह से कुछ होता है, छोटा इधर कर दें, इस तरह से कुछ स्वास्तिक का चिन्ह होता है। ओके, एक पॉइंट मैं बता दूं आपको। तो मान लो कि इस सभ्यता के अंदर पैर में सांप दबाए एक गरुड़ का चित्र मिलता है। अब वो इस सभ्यता के लिए बहुत ही एक अलग रहस्य हमें देखने को मिलते हैं। तो इस सभ्यता के अंदर हम और भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इस सभ्यता की जो कृषि थी उसके अंदर क्या क्या इन्होंने की थी। कृषि किस जैसे इस सभ्यता के लोग गेहूं को जानते थे, जौ को जानते थे, जो खाद्यान्न फसलें थी उनमें काफ़ी कुछ ये जानते थे। जैसे और भी देखने को मिले, इस सभ्यता के अंदर सबसे बड़ी बात जो थी वो सभी जो घर थे, सभी घरों में ओवरऑल सभ्यता के अंदर हर एक घर में एक शौचालय का निर्माण था। शौचालय का निर्माण भी किया हुआ था। जैसे एक यहाँ तक कि सभ्यता के अंदर मर्द भांड भी मिले। अब मिट्टी के जो पात्र होते हैं उन पर कुछ चित्रांकन किया होता है, उनको मर्द भांड बोला जाता है। जैसे कि और भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। जैसे एक मिट्टी की टोकरी भी मिली है, जो एक मात्र
एक इस सभ्यता के अंदर बता दें तो एक नटराज की मूर्ति भी मिली। नटराज की मूर्ति भी मिली है। ओके, तो दोस्तों आज हमने जाना कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की हमने कुछ सिंधु घाटी सभ्यता का हमने कुछ मेन पॉइंट जानने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।